वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम अलजेब्रा का पार्ट 12 देखेंगे। क्लियर। जो लोग ये लेक्चर अलजेब्रा का पार्ट 12 पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले क्या कर ले, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक पक्का देख ले, ताकि क्या हो, आप लोगों की क्लैरिटी अच्छी हो जाए। क्लियर। आज हम अलजेब्रा में कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कस करेंगे। क्लियर। इसके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीजीएल प्री में और मेंस पे आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। आजकल पहले नहीं पूछते थे, बट आजकल टेंडेंसी ये है कि वो ये टाइप के क्वेश्चंस भी पूछने लगे हैं। ओके, चलो देखते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे। क्लियर। मैं इस पे डिफरेंशिएशन के रूल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं सीजीएल के जो मैथ्स का एग्जाम है वो 10th लेवल तक का ही माना जाता है। ठीक है, तो मैं 10th लेवल तक के ही मैथ्स का फंडे इस पे यूज करने वाला हूँ। मैं डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट यूज नहीं करूंगा। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन आता है तो वो डिफरेंशिएशन से काफ़ी इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जो मेथड मैं बताऊंगा इससे भी आप इसे काफ़ी इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर। अब देखो, हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 10th पे। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। देखो, फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, बट उस फॉर्मूले का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। क्लियर। मैं पूरा डिराइव तो नहीं करूँगा, बट फॉर्मूला का थोड़ा सा बैकग्राउंड तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ। इससे क्या होगा, आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी तो होगी। क्लियर। अब जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर इस इक्वेशन का मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कैसा होता है, मेरा पैराबोलिक ग्राफ होता है। मतलब मेरा ग्राफ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। क्लियर। क्योंकि ये ग्राफ अप है तो इसे मैं बोलता हूं कनकेव अप ग्राफ और इसे मैं बोलता हूं कनकेव डाउन ग्राफ। तो आप ऐसे ही याद रख लो इसे कि भाई ऊपर की तरफ ओपन है, ठीक है, और ये क्या है, नीचे की तरफ ओपन है। क्लियर। अब ये चीज किस चीज में डिपेंड करता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस ए, इस ए की वैल्यू पे ये सारे गेम डिपेंड करता है कि भाई मेरा ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ वाला होगा या नीचे की तरफ वाला होगा। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उस पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, ये मुझे बताता है। कैसे बताता है, देखो, अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, ऐसा होता है। क्लियर। अगर मेरा ए लेस देन 0 होता है, मतलब ए लेस देन 0 मतलब ए की कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है, तो मेरा ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। क्लियर। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए इसके बाद मैं कोऑर्डिनेट का एक चैप्टर बनाऊंगा। चैप्टर के एक लेक्चर ही होगा, उसमें हम सारा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, जो आपको सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। क्लियर। तो ये बात क्लियर हो गई कि a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, a लेस देन 0 है तो ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होगा। क्लियर। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसे ग्राफिकली देखने की कोशिश करूं, ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के, ज्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा। दिस विल बी माई y एक्सिस, दिस विल बी माई x एक्सिस, है ना। अच्छा, मैं लेता हूं a ग्रेटर देन 0। मान लो a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है। इस पे अलग अलग प्लॉटिंग होती है, मैं आपको एक ही प्लॉट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं।
मान लो ये एक ग्राफ है, क्लियर। ये किसका केस है, ए ग्रेटर देन 0 का केस है, क्लियर। एक ऐसा ग्राफ, तीन केस होते हैं इसमें, एक ऊपर रह जाता है, एक इसे टच करता है, एक नीचे टच कर जाता है। आप लोगों को उतना डिटेल्स पे नहीं जाना क्योंकि आप कैट का पेपर नहीं लिख रहे हो, आप एसएससी सीजीएल का ही पेपर लिख रहे हो, क्लियर। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो सोचो इस केस में क्या मैं इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, नहीं। क्यों, देखो ग्राफ तो ऐसा है, ये तो कितने भी ऊपर जा सकता है, ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ है ही नहीं ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी। हाँ, इस ग्राफ की मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूं कि भाई ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, मेरा मिनिमम होगा, क्लियर। तो इस जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होता है माइनस का बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इसे आप याद रख लेना, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, क्लियर क्लियर क्लियर। ये क्या बताता मुझे, ये x बताता है, मतलब ये बताएगा कि यार ये कहां पर ये पॉइंट पॉसिबल है, और y ये बताएगा कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट आया मेरा, क्लियर। इसका मतलब ये जो ग्राफ है a ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलोगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a व्हेन, जब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a। जो x एक्सिस होता है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या बोलेगा, व्हेन a ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी कब, व्हेन your x, this x, when x is equal to माइनस का b अपॉन 2 है, क्लियर। तो आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे डाल दो, क्लियर। अच्छा, व्हेन a इज लेस देन 0, अब इसी को समझो कि a लेस देन 0 है तो क्या होगा मेरा केस, ठीक है, इसी ग्राफ में मैं प्लॉट कर रहा हूं। व्हेन a इज लेस देन 0 तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मान लो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ क्या होगा, a लेस देन 0 का ग्राफ होगा। a लेस देन 0 में ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होता है, आपको पता है, ठीक है। आपको ये देखो, इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, इस केस में मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या, नहीं। ये ग्राफ तो क्या है, ये ग्राफ तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है ना, ये ग्राफ तो ऐसे ऐसा नीचे नीचे जाता ही रहेगा। हाँ, बट इस ग्राफ की मैं मैक्सिमम वैल्यू जरूर निकाल सकता हूं। मुझे पता है कि भाई ये जो पॉइंट है जहां से ये ग्राफ मुड़ना शुरू हुआ, ये क्या होगा, मेरा मैक्सिमम का पॉइंट होगा। इस केस में इसे लिख दो, ये मिनिमम होगा। मैक्सिमम तो मैं निकाल ही नहीं सकता ना, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जा रहा है। इस केस में मैक्सिमम मैं निकाल सकता हूँ, ग्राफ यहीं तक जाएगा, बट मिनिमम नहीं निकाल सकता। तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू तो सेम ही रहती है आपकी, क्या होगी, वही होगी माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर, थियोरेटिकली क्लियर हो गया आपको। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में, ओ सॉरी, ये मैक्सिमम नहीं होगा, दिस विल बी योर मिनिमम वैल्यू, क्लियर। अच्छा, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कब होगी ये मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2 है, क्लियर। आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
सीधी सी बात है, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है तो यार मैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि ग्राफ कहीं भी जा सकता है। उस केस में यहाँ पर जहाँ से ग्राफ मिलेगा यहाँ पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है। क्लियरली जब ग्राफ डाउनवर्ड होगा, ये a ग्रेटर देन 0 का केस है, क्लियरली जब ग्राफ डाउनवर्ड होगा, a लेस देन 0 होगा, उस केस में मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि नीचे तो ये जितना भी जा सकता है, हाँ, बट उस केस में मैं क्या निकाल सकता हूँ? ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। क्लियर? अब देखते हैं सीजीएल में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, ओके, क्वेश्चन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? x माइनस 2, एक्सप्रेशन क्या है? देखो, x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 9। क्लियर? ओके, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन आपका, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो, जिन्हें डिफरेंशिएशन आता है वो इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बट मैं चाहता नहीं कि डिफरेंशिएशन तक आप जाओ। क्लियर? अब देखो, इससे जरा कंपेयर करो इस इक्वेशन को अपने जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। कंपेयर करोगे तो आप क्या लिखोगे? ए क्या है? 1 है, बी क्या है? माइनस 11 है, सी क्या है? 18 है। ए 1 है, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 हो तो मेरा ग्राफ क्या होगा? मेरा ग्राफ ऐसा होगा ना, ए ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड ग्राफ होगा तो इसमें मैं क्या निकाल सकता हूँ? खाली मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकता हूँ। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है इस केस में? इन्फिनिटी है। अगर वो पूछे मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। मैं मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी आपका माइनस बी बाई 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। क्लियर? वैल्यू पुट कर दो आप यहां पर और इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, माइनस बी दैट इज 11 ओवर 2 कॉमा ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज 18 माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर इज माइनस 11 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1। क्लियर? ये कितना हो गया आपका? 18 4 जा 72 माइनस 121 अपॉन 4 से लिख लो 11/2 कॉमा माइनस दिस। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 11/2 कॉमा 121 से 72 को कैंसिल कर दो, 122 से 72 कैंसिल हुआ तो ये क्या हो गया? 1, दिस इज 9, 49 माइनस का 49 अपॉन 4। क्लियर? ये क्या बताता है कि भाई इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस 49 अपॉन 4। और ये मिनिमम वैल्यू कब है? व्हेन x इज इक्वल टू 11/2। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माइनस 49 ऐसे भी पूछ सकता है, इज माइनस 49/4 व्हेन x इक्वल्स टू। आगे पूछ देगा आपसे कि जब x कितना है, तो आपको पता है कि यार इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस 49/4 है व्हेन माई x इज इक्वल टू, व्हेन
x इक्वल्स टू 11/2। क्लियर? आई गेस क्लियर हो ही गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ x इज रियल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस केस में मुझे क्या बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बताओ। क्लियर? देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज 7 प्लस 10x माइनस का 5x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। इसे सिस्टमैटिकली अरेंज में लिखो तो आप लिखोगे माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 7। क्लियर? क्लियर? अच्छा ओके, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करता हूं तो मैं बोलूंगा a की वैल्यू कितनी है -5, b की वैल्यू कितनी है 10, c की वैल्यू कितनी है 7। a नेगेटिव है तो कैसा ग्राफ होगा ये, कनकेव डाउन, नीचे की तरफ खुला होगा। नीचे की तरफ खुला होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो मैं बता ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मिनिमम तो ये क्या है इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा मिनिमम। हाँ, इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू जरूर बता सकता हूं, इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूं। ऑब्वियस है, क्वेश्चन ने भी क्या पूछा है आपसे, मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा है। आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है -b/2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, ये होने वाली है। क्लियर? तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। b कितना है आपका, b है -10 ओवर -5 इंटू 2 कॉमा 4 इंटू -5 इंटू 7 माइनस का b स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू माइनस का 5। क्लियर? ये कितना हो जाएगा, -10 इज 1 कॉमा ये कितना हो जाएगा, देखो 4 5 जा 20, 27 जा 140। क्लियर? 140 नेगेटिव साइन के साथ, तो ये माइनस का 140 और ये माइनस का 100 और नीचे क्या आ गया माइनस का 20। क्लियर? इसे और सॉल्व करो तो ये आएगा 1 कॉमा माइनस का 240 ओवर माइनस का 20। क्लियर? और इसे सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 कॉमा माइनस माइनस विल कैंसल आउट 2 12, तो आपके आ जाएगा 12। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12 है, क्योंकि y एक्सिस आपको बताता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू और x एक्सिस आपको रेंज बता रहा होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कब है, when my x is equal to 1। क्लियर? क्लियर? आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस के क्या कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ओके, एक स्पेशल केस मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, सीजीएल में इससे क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, देखते हैं इसे। देखो दो केस हैं, केस 1 आप इसे नोट कर लीजिएगा, केस 1
केस वन इज, देखो इफ से मैं ऐसा है मेरे पास x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू सम वैल्यू है k कांस्टेंट। इसका मतलब ऐसा दिया होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, देन आप इसे नोट डाउन पक्का कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन x y z की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी व्हेन x जो होगा वो y के बराबर होगा और y जो है z के बराबर होगा। व्हेन योर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। क्लियर? इसे नोट कर लीजिएगा, इसके पीछे अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इस पे 2-3, तो आपको वो समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। क्लियर? मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है तो इन तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो वो मैक्सिमम तभी आता है जब ये तीनों वैल्यू क्या है, बराबर होगी। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है मेरा, तो मैं बोल दिया कि बताओ मुझे x y z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है प्री में सिंपल से। क्लियर? मैंने आपको बताया है कि अगर x y z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो x y z की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z हो, मतलब ये तीनों बराबर हो। ये तीनों बराबर हो मतलब तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीनों बराबर हो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 हो जाए, y भी क्या हो जाए, 3 हो जाए, और z भी क्या हो जाए, 3 हो जाए। क्लियर? अगर x 3 है, y 3 है, z 3 है तो ये तीनों बराबर है। अब ये तीनों बराबर है तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 3 दैट इज योर 27। क्लियर? क्लियर? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्स को वाई के बराबर होना पड़ेगा और उसे जेड के बराबर होना, मतलब तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। इससे आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पे क्वेश्चन वो पूछ सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा, केस 2 देखो। केस 2 पे मैं बोल दूं अगर x y z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, इस पे सम कांस्टेंट है, इस पे प्रोडक्ट कांस्टेंट है, देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इसकी जो होगी वो तब होगी व्हेन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो। क्लियर? एक एग्जांपल देता हूं मैं। उसने बोल दिया कि भाई x y z इज इक्वल टू कितना है आपका, उसने बोल दिया ये आपका है 27, तो वो लेगा भाई मुझे क्या करो, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या कर दो, मुझे इसका मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि x y z अगर कांस्टेंट है तो x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तीनों कब, तीनों इक्वल हो और प्रोडक्ट 27 हो। ये कब पॉसिबल है, जब x क्या हो मेरा 3 हो, y क्या हो मेरा 3 हो, z क्या हो मेरा 3 हो। इसका मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3। क्लियर? तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर? तो देखो इन इस तो दोनों केस में क्या हो गया, सेम ही आ गया, क्योंकि बाकी कोई आंसर आई गेस मिनिमम वैल्यू भी यही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी यही आ रही है। ठीक है? नहीं कुछ डिफरेंस आ रहा है, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27।
चलो छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड अगर 27 है तो मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू कब होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो। क्लियर? ये दोनों कंसेप्ट को आप याद रख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। Clear? Case 1, when sum is constant, then their product will be maximum when all three values are equal. Second case, when product is constant, then sum will be minimum when all three variables are equal. इसे ये लिखा जाता है बुक पे, हर बुक पे लिखा गया है, बट वो क्या है आपको समझाते नहीं है ना, बुक आपको बता नहीं पाता। क्लियर? वरना हर बुक खुद में एक भंडार है ज्ञान का। क्लियर? ओके, क्वेश्चन देखते हैं इस पे रिलेटेड। देखो, ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन था इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1/4 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? उसने क्या बोला? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? 1 है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको पता है कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। ये जब ये सारे क्या होंगे? जब ये सारे क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। क्लियर? तो यहां पर देख लो, बट अब एक बात देखो, यहां पर तो a प्लस 1 है, b के साथ भी 1 है, c के साथ भी 1 है, d के साथ भी 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन पे यहाँ पे प्लस 1 कर देता हूं, तो ये बन जाएगा a प्लस 1 प्लस, मैं क्या करता हूं, सबके साथ एक एक जोड़ देता हूं, b प्लस 1 प्लस c प्लस 1 प्लस d प्लस 1। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे कितने 1 जोड़े? 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे प्लस 4 करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी ना आपकी। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा भाई मेरा a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस 1 प्लस d प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है? तो आपको पता है कि भाई ये पूरे को दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? इसका मतलब a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 और d प्लस 1 मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तभी होगा जब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस हो। इसका मतलब इस पूरे की एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये कितना होना चाहिए आपका? 5/4 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए आपका? 5/4। सिमिलरली दिस, ये भी 5/4 और ये भी 5/4 होने चाहिए। क्लियर? तीनों को इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो देखो 5/4 प्लस 5/4 प्लस 5/4 प्लस 5/4, ये कितने के बराबर आ रहा है? 5 बन जा रहा है ना ये। क्लियर? क्योंकि ये सब तो इक्वल है, तो आप इसे अगर x मान लेते हो तो ये क्या बन जाएगा? 4x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/4। मतलब इन सब की वैल्यू क्या है? 5/4 है। तो इसकी मैक्स, ये कितना हो गया? 5/4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4। इसका मतलब
5/4 का होल पावर 4। क्लियर? सेम क्वेश्चन था, क्या था इस पे, ये था कि इस कांस्टेंट, देखो वर्बली आप इसे कर सकते थे। क्लियर? इस पे पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 है। आपने बोला ये एक्सप्रेशन है, आपने बोला यार सबके साथ एक 1 ऐड करना पड़ेगा। मैंने एक 1 ऐड करा है, 2 1 ऐड करा, 3 1 ऐड करा, 4 1 ऐड करा। तो आपने बोला ये वाला टर्म प्लस पे तो आ गया मेरे पास, और इस साइड क्या हो गया, 5 आ गया। ये 4 है तो हर कोई कितने के बराबर होना चाहिए, 5/4 के। तो आपको पता है ये 5/4, ये 5/4, ये 5/4, ये 5/4, 5/4 की पावर 4। आंसर क्लियर, खत्म। पेन उठाने की इसकी आपको जरूरत ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोलता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13 एक कांस्टेंट है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सिंपल क्वेश्चन, ये 3 है, ठीक है। देखो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 13 है। क्लियर? बट a के साथ तो -3 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -3 लगा दिया मैंने। अगर मैंने एक -3 यहाँ लगाया है तो एक -3 यहाँ भी लगा दूंगा, तभी तो बैलेंस होगा। b के साथ कितना है, -2 है, तो एक -2 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो एक -2 मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। c के साथ कितना है, +1, तो मैंने एक +1 यहाँ पर लगा दिया, तो एक +1 मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन रिड्यूस उसी फॉर्म पे हो गया ना, कि भाई a-3 प्लस b-2 प्लस c+1 इज इक्वल टू 13 - 3 10 - 2 8 + 1 9 9 के बराबर है। तो a-3 b-2 और c+1 इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, कब होगा प्रोडक्ट मैक्सिमम, आपको पता है इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब इसे कितने, ये कितने के बराबर होगा, जब 3 के बराबर, ये कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर, और ये क्या होगा, 3 के बराबर। इन तीनों को इक्वल होना पड़ेगा ना, तभी तो ये मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या है, 3 × 3 × 3, this come out to be 27। क्लियर? 27। किसी ने कमेंट पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तभी मुझे स्ट्राइक भी हुआ कि यार मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, क्लियर? इसीलिए मैं बोलता हूँ कमेंट्स पे अपने डाउट पूछते रहो। ठीक है, चाहे मैं उन्हें वहां तो सॉल्व नहीं कर पाता, बट ये है कि हाँ उन्हें मैं देखता जरूर हूँ। अगर वो अच्छा क्वेश्चन हो तो पक्का मैं उसे अपने लेक्चर पे डिस्कस करूंगा। क्लियर? समझ में आ गया? देखो वर्बली कर सकते थे यार, ए था, ए को -3 करा, ये 10 हो गया, आपने बोला बी में -2 करा, 8 हो गया, सी पे +1 करा, ये 9 हो गया, आपने बोला ऊपर ये एक्सप्रेशन आ गया, 9 हो रहा है, 3 है तो 3 3 3 होना चाहिए, 3 3 3 27, खत्म, वहीं पे आंसर। क्लियर? इस पे क्या था, इस पे कुछ भी नहीं है इस पे। क्लियर? कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अब प्रोडक्ट वाला केस हो गया, उसने बोला a × b × c × d कितना है, 16 के बराबर है, और मुझे मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। इसकी क्या निकालनी है, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपको पता है a × b × c × d इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन इनके सम मिनिमम तब होगा जब ये तीनों, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये आपस में इक्वल होके 16 कब बनाते हैं, जब मेरा a क्या हो, 2 हो, b क्या हो, 2 हो, c क्या हो, 2 हो, d क्या हो, 2 हो, तो ये 16 बन गया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8। क्लियर? वर्बली कर सकते हैं इन्हें आप, क्लियर? वर्बली कर सकते हो आप इसे। ठीक है, आई गेस आपको ये
मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो, या आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है मैक्सिमा मिनिमा, तो मेरे फेसबुक ग्रुप पे आप, मेरा फेसबुक ग्रुप आपको पता होगा, ऑनलाइन गुरुजी, पे आप वहां पर क्वेश्चन पुट ऑन कर देना इस वीडियो के नीचे, तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? बाकी आप लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं इट्स लाइक सारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पिंग होते रहते हैं मैसेज, और मेरे पास इतना सीरियसली इतना टाइम नहीं है कि मैं हर बंदे को इंडिविजुअली उनके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं, ठीक है। क्लियर? तो बट मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड्स कर रहा हूँ, आप अपने क्वेरीज पूछते रहो, पूछने में कोई इशू नहीं, मैं उसे पढ़ता हूँ। अगर मुझे लगा कि क्वेरी वो डिस्कस नहीं हुआ है किसी भी लेक्चर में, तो हम उसे लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे। लाइक दिस, किसी ने ये क्वेश्चन पुट ऑन किया था मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर ही बना दिया जिसपे हमने क्या करा, पूरा मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व कर लिया। क्लियर? प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करेंगे, अलजेब्रा का ही पार्ट है, एक ही लेक्चर, आधे घंटे के एक लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद एक दो जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है अलजेब्रा के, वो डिस्कस करके अलजेब्रा को हम फिनिश कर देंगे। आई गेस आपका ये कौन सा लेक्चर था? आई गेस दिस वाज योर पार्ट 12। ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 15 तक, मतलब 3 लेक्चर और के बाद अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। मंडे से वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। क्लियर? ओके, थैंक यू।